हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कंचन और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास का विषय है हमारा इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद, भूमंडलीकरण, विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो आज की क्लास हमारी NCERT पे बेस्ड होगी, जिसकी हम पूर्ण व्याख्या जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? तो हमारा कथन क्या है? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राजध्वज की जगह ले ली। तो हमें सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो इस क्रांति से जो है ना प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर जो है फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में जो है ना हस्तांतरित हुई थी। तो इस प्रकार हमारा पहला कथन जो है सही है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, ठीक है। और नए तिरंगे ने जो है ना नए तिरंगे झंडे ने पुराने राजध्वज की जो है जगह ले ली। तो इस प्रकार सामूहिक पहचान की भावना भी विकसित हुई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। हमारे तीनों कथन जो है वो सही है, ठीक है। बढ़ते आगे। नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो हमें सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो 1804 की, ध्यान देंगे, 1804 की नागरिक संहिता के जन्म पर जो है ना आधारित विशेष अधिकार समाप्त किए गए, ठीक है। और कानून के समक्ष जो है समानता तथा संपत्ति के अधिकार को जो है सुरक्षित भी बनाया, यानी कि सुरक्षित किया। इसे फ्रांसीसी नियंत्रण वाले सभी क्षेत्रों में भी जो है ना लागू किया गया। तो इस प्रकार जो है हमारा तीनों कथन सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। बढ़ते आगे। हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है ना ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये दोनों ही विभिन्न क्षेत्रों और जन समूहों पर शासन करता था, ठीक है। तो इस प्रकार करेक्ट है हमारा ये। और यह एक है ना बहुभाषी और बहुंसली साम्राज्य था, जिसमें कि जर्मन, इतालवी और पोलिश, ठीक है। जर्मन, इतालवी और पोलिश जैसी जो है कई भाषाएं बोली जाती थी। तो इस प्रकार हमारा ये दोनों कथन जो है सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। बढ़ते आगे। एले क्या थी? तो जर्मनी में, ध्यान देंगे, कहाँ? जर्मनी में है ना। जो एले थी वो कपड़ा नापने का जो है पैमाना होता था, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है हर क्षेत्र में अलग होती थी। तो फ्रैंकफर्ट में एक एले कपड़ा जो है ना वो 54.7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मिलता था। और जबकि मेंस की बात करें तो मेंस में जो है ना 55.1 सेंटीमीटर जो है ये मिलता था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बढ़ते आगे। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो 1815 के बाद है ना यूरोपीय सरकारें, कौन? यूरोपीय सरकारें जो है ना वो रूढ़िवादी विचारधारा से प्रेरित थी। तो वे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, परिवार और संपत्ति जैसी पारंपरिक संस्थाओं को जो है ना बनाए रखना चाहती थी, ठीक है, ना कि वो निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना चाहती थी। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। केवल 1, 2 और 3 ही कथन जो हमारा सही है। ये नहीं, निजी संपत्ति को राज्य के अधीन लाना वो नहीं चाहती थी, ठीक है। बढ़ते आगे। ज्यूस्पी मेत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मार्सेई में यंग यूरोप। तो
जुस्पी मेत्सिनी ने ना 2 गुप्त संगठनों की स्थापना की थी। पहला था मार्सोई में यंग इटली, ठीक है, मार्सेई में जो है ना यंग इटली, ठीक है, और बर्न में यंग यूरोप, बर्न में यंग यूरोप। तो इस प्रकार जो है ना हमारा दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, बर्न में यंग यूरोप ना कि यंग इटली, और दूसरा मार्सेई में यंग इटली ना कि यंग यूरोप, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ना हमारा दूसरा कथन सही है। ये सिर्फ हमारा पहला कथन ही जो है, हमारा दूसरा कथन गलत है, हमारा पहला कथन ही सही है, वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का जो है सदस्य बना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है। बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो ऑस्ट्रिया के रूढ़िवादी चांसलर, कहाँ? तो ऑस्ट्रिया के जो थे रूढ़िवादी चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने है ना मैत्सिनी के क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक विचारों से भयभीत होकर उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो है सबसे खतरनाक दुश्मन करार दिया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, जुइसेपी मैत्सिनी, ठीक है। तो मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो किसे बताया था? तो जुइसेपी मैत्सिनी को, ठीक है। बढ़ते आगे। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान जो है ना, यूनान 15वीं सदी से, ठीक है, 15वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो 1821 से शुरू हुआ, ध्यान देंगे, 1821 से शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है अंततः यानी लास्टली जो है ना वो 1832 की, ठीक है, 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि, ध्यान देंगे, कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। तो संधि ने यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है मान्यता प्रदान की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है। बढ़ते आगे। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें क्या करना है? सत्य कथन का जो है चयन करना है, ठीक है। तो हमारा पहला कथन क्या है? रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। तो जानते इसके बारे में। तो रूमानीवाद और एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान और तर्क के महिमा मंडन की आलोचना जो है वो की थी, ठीक है। तो हमारा पहला कथन सही है। इसके स्थान पर उन्होंने है ना अंतर्ज्ञान भावनाओं और रहस्यमय भावनाओं पर जोर देकर साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का जो है आधार बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा दोनों ही कथन सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। बढ़ते आगे। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो पोलैंड में रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को हटाकर किसको? पोलिश भाषा को हटाकर रूसी भाषा जबरन थोपी गई, ठीक है। इसके विरोध में चर्च के आयोजनों और धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग राष्ट्रवाद के मुख्य हथियार के रूप में हुआ था। तो मुख्य स्रोत क्या था? तो वो था भाषा, ठीक है, यानी कि सी जो है सही ऑप्शन होगा। बढ़ते आगे, देखते हैं प्रश्न क्या है। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो 1848 में फ्रांस में जो है ना भूखमरी और बेरोजगारी के कारण जो है जनता जो है सड़कों पर उतर गई थी, ठीक है।
नेशनल असेंबली में है ना फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर जो है 21 वर्ष से ऊपर, ध्यान देंगे 21 वर्ष से ऊपर जो है सभी पुरुषों को मताधिकार मिला और उन्हें काम के अधिकार की गारंटी दी। और राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की जो है गारंटी दी गई। इस क्रांति के पीछे मुख्यतः क्या कारण था? आर्थिक कारण और जिम्मेदार था भूखमरी और बेरोजगारी। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही कथन जो है हमारा सही है। बढ़ते आगे। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 18 मई 1848 को जो है ना फ्रैंकफर्ट के सेंट पॉल चर्च में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जो है ना जर्मन राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का आयोजन किया था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, 1848। ठीक है, बढ़ते आगे। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो हमारा पहला कथन क्या है? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। 7 वर्ष के दौरान प्रशा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो हमारा है ना दोनों ही कथन गलत है। जानते कैसे? तो बिस्मार्क ने प्रशा ना कि ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी का जो है एकीकरण किया। तो बिस्मार्क ने ना ऑस्ट्रिया की मदद नहीं ली थी। किसकी? प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से है जर्मनी का एकीकरण किया। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, 7 वर्ष में प्रशा ने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को 3 युद्ध में हराकर इसे एकीकरण प्रक्रिया पूरी की। तो यहाँ ना हार हो गई थी, ना कि जीत हुई थी। ठीक है, तो ये भी जो कथन हमारा गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते आगे। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। तो जानते हैं इटली के एकीकरण में जो है ना मैत्सिनी और गैरिबाल्डी ने क्रांतिकारी योगदान दिया। इटली के एकीकरण में किसने? मैत्सिनी और गैरिबाल्डी ने जो है ना क्रांतिकारी योगदान दिया। ठीक है, काबुल जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, लेकिन उसने फ्रांस के साथ जो है कूटनीतिक संधि कर 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को पराजित करने में जो है सफलता पाई। तो जूसेप्पे मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। तो ये हमारा करेक्ट कथन है। मंत्री प्रमुख काबुल जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में जो है कामयाब हुआ। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा गलत है कथन। जूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। तो ये हमारा सही कथन है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। केवल 1 और 3 जो है हमारा सत्य कथन है। ठीक है, बढ़ते आगे। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो आयरलैंड में जो है ना आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समूहों के आपसी टकराव का फायदा जो है अंग्रेजों ने उठाया। वोल्फटोन के किसके? तो वोल्फटोन के नेतृत्व में जो है ना 1798
1798 का विद्रोह असफल होने के बाद जो है 1801 में आयरलैंड को जबरन ब्रिटेन यानी कि यूके में मिलाया गया। तो आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो 1801 में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। बढ़ते आगे। नेपोलियन ने नागरिक संहिता किस वर्ष जारी की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में, ठीक है, 1804 में जो है नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन कोड लागू की। इसके द्वारा जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त किया गया, कानून के समक्ष समानता स्थापित की गई और संपत्ति के अधिकार को जो है सुरक्षित भी किया गया था, ठीक है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते आगे। नेपोलियन के द्वारा यूरोप के अन्य देशों में जीते हुए क्षेत्रों में क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रारंभ में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत किया गया। नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने फ्रांस का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। हमें क्या करना है? सत्य कथन का जो है चयन करना है, ठीक है। तो शुरुआत में विजित क्षेत्रों के लोगों ने जो है ना फ्रांसीसी सेना का स्वतंत्रता के दूत के रूप में जो है स्वागत किया था, ठीक है। फ्रांसीसी सेना का जो है ना किसके? तो स्वतंत्रता के दूत, ठीक है, स्वतंत्रता के दूत के रूप में स्वागत किया। लेकिन कर वृद्धि, लेकिन ध्यान देंगे, लेकिन कर वृद्धि, सेंसरशिप और जबरन सैन्य भर्ती जैसी दमनकारी व्यवस्थाओं के कारण जो है जल्द ही वे फ्रांस के जो है विरोधी बन गए थे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। इसका मतलब कि हमारा पहला और दूसरा दोनों ही कथन जो है वो सही है। बढ़ते आगे। जॉल वेराइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक शुल्क संघ था। इसे 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर बनाया गया था। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या जो पहले 30 से अधिक, ठीक है, तो संख्या घटाकर 1 कर दिया गया। तो जानते इसके बारे में। जॉल वेराइन जो है ना 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित एक क्या था? शुल्क संघ था, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये दोनों ही कथन सही है, ठीक है। इसने सीमा शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या जो है ना 30 से अधिक से हटाकर केवल 2 कर दिया था, ना कि 1 ने किया था, इसको जो है ना 2 कर दिया था। तो हमारा तीसरा कथन जो है वो गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए, केवल 1 और 2, ठीक है। बढ़ते आगे। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर डुई मैटरनिख ने यह टिप्पणी की थी। उनका मानना था कि फ्रांस की राजनीतिक घटनाओं और क्रांतियों का प्रभाव जो है ना पूरे यूरोप के, ठीक है, पूरे यूरोप के देशों की व्यवस्थाओं पर तुरंत और बहुत गहरा पड़ता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। यह कथन मैटरनिख ने दिया था, ठीक है। बढ़ते आगे। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच हुए एक्ट ऑफ यूनियन के तहत जो है ना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसमें इंग्लैंड को स्कॉटलैंड पर अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने का जो अवसर मिला था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, 1707, ठीक है। बढ़ते आगे। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में करों की वृद्धि की, ठीक है, जिसमें कीमतें जो है ना
दोगुनी हो गई थी, ठीक है, दोगुनी हो गई थी। गांव में सिपाहियों की जो है ना जबरन भर्ती भी की गई और विभिन्न हिस्सों में जो है फसलें खराब होने से खाद्यान्न का भारी अभाव जो है पैदा हो गया था। तो हमारे तीनों कथन जो है वो सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, ठीक है। बढ़ते आगे। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो रॉलेट एक्ट को जो है ना ब्रिटिश संसद ने नहीं बल्कि भारत की इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भारतीय संसदों के भारी विरोध के बावजूद बहुत जल्दबाजी में जो है पारित किया था। इसलिए हमारा कथन ए जो है असत्य है, ठीक है। हमारा ये तीनों कथन जो है वो सत्य है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए। हमें क्या बताना था? रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो हमारा सत्य कथन सिर्फ ये है, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। ये बाकी ये तीन, गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो ये हमारा जो है सत्य कथन है, ठीक है। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ये भी सत्य कथन है। जनता द्वारा रैली और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया। तो ये भी हमारा जो है सत्य कथन है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। बढ़ते आगे। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन तुर्की की पराजय और खलीफा के अधिकारों की रक्षा के लिए जो है मार्च 1919 में, ध्यान देंगे, मार्च 1919 में बम्बई यानी कि मुंबई में जो है मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा जो है खिलाफत समिति का गठन जो है किया गया था। तो 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो वो बम्बई में किया गया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बढ़ते आगे। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? तो महात्मा गांधी ने 1909 में प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज जो है लिखी थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया था कि भारत में ब्रिटिश शासन, ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन केवल भारतीयों के सहयोग के कारण ही संभव हो सके और इसे असहयोग से ख़त्म किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। बढ़ते आगे। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो असहयोग आंदोलन में है ना मद्रास की गैर ब्राह्मण जस्टिस पार्टी, ठीक है, गैर ब्राह्मण जस्टिस पार्टी ने परिषद चुनावों का जो है बहिष्कार नहीं किया था। तो इस प्रकार जो ये हमारा कथन है दूसरा वो गलत हो गया। इसमें क्या लिखा है? चुनाव का बहिष्कार किया जबकि उन्होंने नहीं किया था, ठीक है। इसलिए कथन 2 गलत है। खादी कपड़ा मिलों के कपड़े से महंगा होने के कारण जो है गरीब लंबे समय तक इसका बहिष्कार नहीं कर सके थे, ठीक है। तो हमारा पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, केवल 1 और 3, ठीक है। बढ़ते आगे। अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। हमारा कथन क्या है? इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का जो प्रयास किया, ठीक है। तो अवध किसान सभा का गठन जो है ना अक्टूबर 1920 में हुआ था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में जो है इसका गठन हुआ। ये भी कथन सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस ने किसानों को समाहित कर आंदोलन को अधिक व्यापक बनाने का सफल प्रयास भी जो है
किया था। तो इस प्रकार जो है ना हमारा 3 कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। तो ये कथन जो है ना हमारा गलत है। यह उग्र गुरिल्ला आंदोलन, ध्यान देंगे, यह जो है उग्र गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ना कि कर्नाटक की गुदेम पहाड़ियों में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार हमारा पहला कथन जो है वो गलत हो गया। इसका नेतृत्व करने वाली जो है अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी के विचारों से जो है अत्यधिक प्रेरित थे, हालांकि वे बल प्रयोग का आवश्यक मानते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा और तीसरा कथन जो है वो सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, बढ़ते आगे। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। हमारा पहला कथन है, असहयोग आंदोलन के पश्चात यानी कि बाद राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों को चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। ये कथन जो है ना असत्य है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में भाग लेने हेतु कांग्रेस से अलग होकर नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का जो है ना गठन किया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ना गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए। ठीक है, बढ़ते आगे। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन। तो साइमन कमीशन का गठन जो है ना ब्रिटेन की तत्कालीन टोरी सरकार, ठीक है, टोरी सरकार, ना कि लिबरल सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? टोरी सरकार के द्वारा। तो आयोग में जो है ना एक भी भारतीय सदस्य ना होने के राष्ट्रव्यापी विरोध को शांत करने के लिए जो है वाइसराय इरविन ने जो है डोमिनियन स्टेटस की घोषणा की थी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 और 3। दूसरा और तीसरा कथन जो है हमारा सही है, केवल 2 और 3। करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा पहला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, बढ़ते आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लाते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तीव्र दमन के बीच महात्मा गांधी ने जो है 5 मार्च 1931 को वाइसराय लॉर्ड इरविन के साथ, ठीक है, वाइसराय लॉर्ड इरविन के साथ जो है ना वाइसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हुए थे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। ठीक है, बढ़ते आगे। भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो यह आंदोलन जो है ना गरीब पट्टेदार, ठीक है, गरीब पट्टेदार किसानों का था जिसका नेतृत्व समाजवादियों ने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व जो है ना समाजवादियों ने किया था। तो हमारा जो है ये दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो अमीर जमींदारों और उद्योगपतियों की नाराजगी के डर से कांग्रेस इस भाड़ा विरोधी आंदोलन का खुलकर समर्थन करने में जो है हिचकिचाती रही थी।
तो कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का जो है समर्थन किया। तो ये हमारा जो है गलत कथन है। वो इस विरोध मतलब भाड़ा विरोधी आंदोलन का खुलकर समर्थन नहीं कर पाई थी, करने में हिचकिचाती रही। और यह आंदोलन गरीब पट्टेदार यानी कि छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टों पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, तो इनके नेतृत्व समाजवादियों ने किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2। तो ए, ऑप्शन ए जो है हमारा सही है। ठीक है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया? तो भारतीय व्यवसायियों ने अपने आर्थिक हितों को संगठित करने और औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध करने हेतु जो है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ठीक है, ध्यान देंगे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे बड़े उद्यमियों के नेतृत्व में जो है वर्ष 1927 में फिक्की की यानी FICCI की जो है स्थापना की थी। ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? सी। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या करना है? असत्य कथन का जो है चयन करना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, पर गांधी जी का मानना था उनके राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, तो ये जो हमारा सही कथन है। लेकिन गांधी जी का मानना था कि घर और चूल्हा चौका संभालना ही स्त्रियों का जो है मुख्य कर्तव्य है। तो गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। तो हमारा ये भी कथन सही है। जानते हैं कांग्रेस भी उन्हें पदों पर रखने के बजाय केवल जो है ना प्रतीकात्मक उपस्थिति चाहती थी। क्या चाहती थी? प्रतीकात्मक उपस्थिति जो है ना चाहती थी, यानी कि कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में जो है हिचकिचाती थी। तो हमें क्या करना था? असत्य कथन का चयन करना था। लेकिन ये हमारे तीनों ही कथन सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है हमारा सही नहीं है। ठीक है। बढ़ते आगे। डॉक्टर आम्बेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित दलित वर्ग एसोसिएशन डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समाज को संगठित करने और उनके राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है ना वर्ष 1930 में दमित वर्ग एसोसिएशन यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया और उनके लिए जो है ना उनके लिए पृथक निर्वाचन की जो है मांग उठाई। ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। बढ़ते आगे। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। किन्होंने? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता को एक सन्यासिनी के शांत, भारत माता को एक सन्यासिनी के शांत, गंभीर, दैवीय और आध्यात्मिक रूप में सबसे पहले अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने विख्यात चित्र 1905 में उकेरा था। इस छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद का जो है प्रतीक माना गया। ठीक है। ये 5 होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है। बढ़ते आगे। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है।
तो बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन में जो है प्रयुक्त तिरंगा जो है ना हरा, पीला और लाल था। वो हरा, पीले और लाल रंग के थे। तो ये कथन तो हमारा सही है। गांधी जी द्वारा जो है 1921 में तैयार स्वराज का तिरंगा जो है सफ़ेद, हरा और लाल था। सफ़ेद, हरा और लाल था, ठीक है। जिसके मध्य में जो है ना क्या था, चरखा था। जिसके मध्य में चरखा था, यानी कि 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। तो इस प्रकार जो हमारा दोनों कथन जो है सही है। तो हमें क्या करना था, असत्य कथन का चयन करना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, क्योंकि दोनों ही सत्य कथन है, असत्य कथन नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? तो क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने जो है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई अपनी बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित किया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, वर्धा। इसके बाद जो है ना 8 अगस्त, ठीक है। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को बम्बई में इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वर्धा बैठक में पारित हुई। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। बढ़ते आगे। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? तो औपनिवेशिक काल में भारतीय अनुबंधित यानी कि गिरमिटिया मजदूरों को जो है ना मुख्य रूप से कैरेबियाई देश द्वीपों यानी त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम, तो मॉरिशस और फिजी भेजा जाता था। मॉरिशस और फिजी भेजा जाता था, ठीक है, जहाँ उनसे चाय, कॉफ़ी बागानों और खाद्यान्नों में जो है काम कराया जाता था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। पढ़ते आगे। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? तो दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को जो है औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से जो है ना लाहौर अधिवेशन में मान लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। बढ़ते आगे। ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1944 में। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थिर करने के लिए जो है ना जुलाई 1944 में अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स, ठीक है, ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां यह ऐतिहासिक समझौता जो है संपन्न हुआ था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ए, ठीक है। बढ़ते आगे। दांडी मार्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें क्या करना है, सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो गांधी जी ने जो है ना इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग इरविन के समक्ष रखी थी, ठीक है। तो हमारा ये पहला कथन सही है। और 24 दिनों की यात्रा पूरी की।
तो अहमदाबाद से दांडी तक का सफ़र 24 दिन तक जो है चला। तो उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन जो है ना 6 अप्रैल 1930 को किया था, ना कि 1931 को, इसलिए जो कथन 3 जो है ना गलत है। तो 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून का जो उल्लंघन किया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, केवल 1 और 2, पहला और दूसरा ही कथन जो है हमारा सही है। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो हमारा पहला कथन है, यह एक रणनीतिक और युक्तिपूर्ण समझौता है जिसे पारंपरिक सैन्य संसाधनों की कमी के कारण कमजोर पक्ष द्वारा अपनाया जाता है। यह प्रतिरोध का एक निष्क्रिय रूप है जिसका उद्देश्य विरोधी को राजनीतिक रूप से अलग थलग करना और उसे आर्थिक संकट में डालना है। यह सत्य और प्रेम से प्रेरित एक सक्रिय और नैतिक आत्मशक्ति है जो शारीरिक आक्रामकता या दुर्भावना से पूरी तरह भिन्न है। यह एक क्रांतिकारी तरीका है जो मुख्य रूप से विरोधियों के शारीरिक विनाश और उसे अपने अधीन करने पर केंद्रित है। तो हमारा जो है ना सही ऑप्शन क्या होगा? मतलब कि हमें क्या करना था? कौन सा कथन महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित सत्याग्रह वास्तविक सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? तो कथन तीसरा, ये कथन जो है ना सर्वोत्तम रूप से जो व्यक्त करता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह शारीरिक बल या कमजोरों का निष्क्रिय हथियार नहीं है, बल्कि यह सत्य और अहिंसा, ठीक है, बल्कि यह जो है ना सत्य और अहिंसा की शक्ति पर आधारित एक शुद्ध आत्मबल है जिसमें विरोधी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। खिलाफत के साथ असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन से स्वीकार किया गया? तो सितंबर 1920, ठीक है, सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के समर्थन और स्वराज की प्राप्ति के लिए एक देशव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव पर जो है राजी किया था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। बढ़ते आगे। बारडोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में जो है गुजरात के बारडोली तालुक के किसानों द्वारा अत्यधिक कर वृद्धि के विरोध में चलाया गया एक अत्यंत सफल अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। और जिसका कुशल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। 1 और 2 दोनों ही कथन जो है हमारा सही है। बढ़ते आगे। बंधुआ मजदूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो दूर दराज के क्षेत्रों में कृषि उपज को संभालने के लिए प्रति घंटा के आधार पर काम पर रखा गया एक वेतनभोगी मजदूर, एक बंधुआ मजदूर जो किसी नए देश या घर तक पहुंचने का किराया चुकाने के लिए एक निश्चित समय तक किसी नियोक्ता के लिए काम करने के अनुबंध के तहत होता है, एक कारीगर जिसे स्थानीय जमींदारों द्वारा बिना किसी कानूनी अनुबंध या समझौते के सामान बनाने के लिए मजबूर किया जाता है, एक प्रवासी व्यापार जो कुटीर उद्योग के लिए नए बाजार स्थापित करने हेतु दुनिया भर में यात्रा करता है। तो हमारा करेक्ट क्या होगा? बी। ये विकल्प जो है ना सही है बंधुआ मजदूरी के संबंध में। जानते कैसे? तो औपनिवेशिक युग में गिरमिटिया, ठीक है, क्या गिरमिटिया या बंधुआ मजदूर यानी कि इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर वह व्यक्ति होता था जो विदेश यात्रा का किराया चुकाने के बदले एक निश्चित समय तक जो है नियोक्ता के खेतों या खदानों, ठीक है, खदानों में काम करने के कानूनी अनुबंध से बंधा होता था, अनुबंध के तहत होता था। तो हमारा करेक्ट कथन क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी। बढ़ते आगे। निम्नलिखित में से संस्थाओं के किस जोड़ों को आमतौर पर ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी IBRD,
विश्व व्यापार संगठन WTO और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD और विश्व व्यापार संगठन WTO। तो जानते हैं, तो वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक यानी कि IBRD को सामूहिक रूप से जो है ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस या फिर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान है। ठीक है, इसे ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। निम्नलिखित में से संस्थाओं के किस जोड़ों को आमतौर पर ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो IMF और IBRD को। ठीक है, बढ़ते आगे। 1929 की महामंदी के दौरान बंगाल के जूट उत्पादकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें। हमें क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। तो महामंदी में बोरा निर्यात बंद होने से जो है ना, जूट की कीमतें जो है 60% से भी जो है ज़्यादा तक गिर गई। ठीक है, जैसे ही बोरों को एक्सपोर्ट ठप हुआ तो जूट की कीमत 60% से जो है ज़्यादा गिर गई। हमारा दूसरा कथन सही है। ब्रिटिश सरकार से कोई सब्सिडी ना मिलने के कारण बेहतर दिनों की आस में निवेश करने वाले बंगाल के जूट किसान जो है ना, गहरे कर्ज में दलदल में धंस गया। तो बंगाल के जूट उत्पादक समय पर मिली औपनिवेशिक सब्सिडी की वजह से कर्ज से बचे रहे। तो ये हमारा तीसरा कथन जो है ना, वो गलत है, क्योंकि वो कर्ज के दलदल में जो है ना धंस गए थे, उन पर बहुत कर्ज हो गया था। और हमारा पहला कथन सही है कि वे कच्चा जूट उगाते थे जिसे कारखाने में प्रोसेस करके बोरे बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। केवल 1 और 2। ठीक है, बढ़ते आगे। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का मानना था कि 1929 की महामंदी के दौरान भारत के सोने के निर्यात ने वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा दिया? तो प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स का मानना था कि महामंदी के कठिन दौर में भारत में बड़े पैमाने पर जो है ना सोने का निर्यात, ठीक है, सोने का निर्यात जो है, निर्यात ने वैश्विक और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को उभारने में जो है ना मदद की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, बढ़ते आगे। भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शिकारीपुरी श्रॉफ्स और नट्टूकोटई चेटियार शब्द निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भारतीय अनुबंधित मजदूर जो कैरिबियाई द्वीपों में एक बेचैनल संख्यक बने रहे, बैंकों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया, हैदराबादी सिंधी व्यापारी जिन्होंने दुनिया भर के व्यस्त बंदरगाहों पर समृद्ध व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, स्थानीय किसान जिन्होंने सीधे यूरोपीय बैंकों और बाजारों से पूंजी उधार ली। तो हम देखते हैं हमारा इसके बारे में। ये भारत के उन प्रतिष्ठित साहूकारों, बैंकरों और व्यापारियों के समूह थे, ठीक है, जिन्होंने यूरोपीय बैंकों से ऋण लेकर या अपनी पूंजी से मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात उन्मुख कृषि जैसे कि चाय, रबर आदि की भारी मात्रा में जो है ना वित्त पोषित किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बैंक और व्यापारियों के समूह जिन्होंने मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात आधारित कृषि को वित्त पोषित किया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ध्यान देंगे, यह भारत के उन प्रतिष्ठित साहूकारों, बैंकरों और व्यापारियों के समूह थे। ठीक है, बैंकरों और व्यापारियों के समूह थे जिन्होंने जो है ना यूरोपीय बैंकों से ऋण लेकर या अपनी पूंजी से मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात उन्मुख कृषि जैसे कि चाय, रबर
आदि की भारी मात्रा में वित्त पोषित किया था। ठीक है, बढ़ते आगे। प्राचीन काल के भ्रमण कार्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे हैं। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे। तो हमें क्या करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो प्राचीन काल से ही मानव समाज जो है ना आपस में जुड़ा रहा है। ठीक है, आपस में जुड़ा रहा है। लोग जैसे व्यापारिक अवसरों की तलाश में जो है ना, और पुजारी व तीर्थयात्री ज्ञान, आध्यात्मिक शांति तथा सुरक्षा की खोज में जो है विभिन्न क्षेत्रों की कठिन एवं लंबी यात्राएं जो है करते थे। तो इस प्रकार जो है हमारा ये दोनों ही कथन जो है ना वो सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, 1 और 2 दोनों। तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने इतिहास के बारे में बहुत कुछ जाना। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक आप इसे पढ़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू। मिलते हैं अपने अगले क्लास में।